नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। रोहिणी आचार्य के एक ट्वीट ने आरजेडी के अंदर और खास करके लालू परिवार के अंतर कलह को एक बार फिर से उजागर कर दिया है। जी हां, आपको याद होगा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव में जब करारी हार हुई थी आरजेडी की, तो रोहिणी आचार्य किस कदर भड़क गई थी और उन्होंने 3 जय चंदों का नाम लिया था और कहा था कि इन्होंने पार्टी के ऊपर कब्जा कर लिया है। और यहां तक कि रोहिणी आचार्य ने यह भी आरोप लगाया कि उनके साथ बदतमीजी की गई, उन्हें अपमानित किया गया, उन्हें गंदी गालियां दी गई, उनके ऊपर चप्पल तक उठाए गए। इस तरीके के गंभीर आरोप रोहिणी आचार्य ने लगाए थे और अब एक बार फिर से रोहिणी आचार्य जो है वो सुर्खियों में बनी हुई हैं और इस बार वजह कुछ और है। जी हां, इस बार जो वजह है वो ये है कि सारण प्रवक्ता को पार्टी नेतृत्व के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है, जिसको लेकर के अब रोहिणी आचार्य ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि तमाम वो नेता जो पार्टी के हमदर्द हैं, जो पार्टी के विश्वास पात्र हैं, उन्हें ही दरकिनार किया जा रहा है। और इस तरीके से कह करके उन्होंने अपनी ही पार्टी के ऊपर हमला बोला है। जी हां, सबसे पहले मैं एक छोटा सा ट्वीट पढ़ करके सुना देता हूं, उसके बाद हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जो रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है वो ये कि क्या पार्टी की भलाई के लिए सच बोलने, पार्टी के लिए मजबूती एवं ईमानदारी से काम करने वालों के लिए अब जगह नहीं बची है। राष्ट्रीय जनता दल में अनुशासनहीनता के झूठे आरोप गढ़कर सारण के प्रवक्ता श्री हरेलाल यादव का 6 वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासन उन लोगों के द्वारा की गई दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है जो पार्टी को लगातार कमजोर कर रहे हैं, पार्टी में रहते हुए पार्टी और संगठन के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। ये एक पैराग्राफ है। इसके अलावा एक और मैं छोटा से उनका लाइन पढ़ करके सुना देता हूं। वो आगे लिखती हैं कि ये लिखती हैं कि मैं आज भी पार्टी में हूं और पार्टी को संजय यादव, रमीज, सुनील सिंह जैसे लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए लगातार अपनी आवाज उठा रही हूं। यह रोहिणी आचार्य का ट्वीट है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता सुमित शशांक जुड़े हुए हैं। सुमित जी, क्या कहेंगे? रोहिणी आचार्य ने जो एक बार फिर से आरोप लगाया है, क्या कहेंगे? लेकिन न्यास भाई, मेरी नजर में महिलाओं का सम्मान करता हूं और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी महिलाओं का सम्मान करती है। लालू प्रसाद यादव वो बात अलग है कि चाराचूर, अलकतरा चूर और जमीन के घोटालेबाज के रूप में बिहार में कुख्यात है। राष्ट्रीय जनता दल को गैंग्स ऑफ राष्ट्रीय जनता दल, गिरोहों का गिरोह अर्थात गुंडों की पार्टी कहा जाता है। ये सारी बातें अलग हो सकती है, लेकिन एक बहन के सम्मान के संदर्भ में अगर बात होगी, एक महिला के संदर्भ में बात होगी, तो निश्चित तौर पर एक पिता और पुत्री के रूप में जब देखा जाएगा तो लालू प्रसाद यादव को जीवन देने के लिए सबसे आगे अगर कोई आया तो रोहिणी आचार्य है। रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को अपनी किडनी और किडनी देके लालू प्रसाद यादव को जीवित रखा, क्योंकि हमने वो समय भी देखा है कि लालू प्रसाद यादव यही पटना के पारस हॉस्पिटल में भर्ती थे और अंतिम सांसें गिन रहे, लेकिन किसी बेटे ने ये नहीं कहा कि वो अपनी किडनी दे। तेजस्वी यादव ने नहीं कहा, तेज प्रताप यादव ने नहीं कहा, क्योंकि उनको तो लगता था कि लालू प्रसाद यादव नहीं रहेंगे तो उनकी लेगेसी, उनकी विरासत को ये लोग लेकर के आगे बढ़ेंगे। लेकिन बेटी आगे आई। निश्चित तौर पर एक बेटी के तौर पर जो काम उन्होंने किया एक पिता के लिए अपने, निश्चित तौर पर वो सराहनीय है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पाप इससे नहीं धुल जाते। राष्ट्रीय जनता दल को बार बार कहता हूं कि गिरोहों का गिरोह क्यों कहते हैं, अपराधियों का कुनबा क्यों कहते हैं, बालू माफिया, शराब माफिया और भू माफिया की पार्टी क्यों कहते हैं। लालू प्रसाद यादव ने अपराधियों, बाहुबलियों, गुंडों को एकत्रित करके अलग अलग जिलों से ला करके पकड़ के पार्टी बनाई, उसको एक पार्टी का नाम दे दिया जिसका नाम रख दिया राष्ट्रीय जनता दल। MY समीकरण को साधने का प्रयास किया और जिस समीकरण को साधा सबसे पहले उसी का नाश किया, उसी की जड़ों को खोखला करने का काम किया। चाहे यादवों के संदर्भ में बात हो, चाहे मुसलमानों के संदर्भ में बात हो, किसी भी शिक्षित व्यक्ति को, किसी डॉक्टर को, किसी इंजीनियर को, किसी साइंटिस्ट को टिकट दिया क्या? नहीं दिया। किसी अपराधी को टिकट दिया जो किसी न किसी जिले में एक जाति विशेष से आता होगा, वैसे ही अपराधी को चुन के दिया। किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं दिया टिकट। मुसलमानों में भी ठीक उसी तरीके की चीजें थी। जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं, जिनके दिमाग में रूढ़िवादिता है, वैसे लोगों को पकड़ के टिकट दिया। जो पैचेस और वोट्स की दलाली करने वाले लोग हैं, लेकिन नियाज खान जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को नहीं दिया। मैं नियाज खान को भी छोड़ देता हूँ,
किसी अच्छे व्यक्ति को भी नहीं दिया जिसकी सूचिता समाज में होती है। तो अब लौट के चीजें वापिस आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव तो बीमार हो चुके हैं, लेकिन चीजें लौट के जरूर वापिस आती हैं। इतिहास खुद को दोहराता है। वही सारी चीजें तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के साथ हो रही है। न्यास भाई पूरी बात सुन लीजिए, क्लोज टूट जाएगा तो आपका मजा खराब हो जाएगा। जनता जो है ना, उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, दिल्ली की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, सब देखते हैं इस चैनल को और कहीं ना कहीं चीजें तथ्यात्मक तौर पे समझते भी हैं। सबको समझ है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के संदर्भ में आज से लगभग 2 साल पहले मैंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में लोगों को, उनके कार्यकर्ताओं को तकलीफ इस बात से नहीं होती है कि तेजस्वी यादव के पीछे तेज प्रताप यादव खड़े होते हैं, क्योंकि तेज प्रताप यादव ने तो पहले भी कहा था कि मैं कृष्ण की भूमिका में रहूंगा और अपने भाई को अर्जुन बनाऊंगा। लेकिन भाई अर्जुन बनने से चूक गया और अपने बड़े भाई को कृष्ण की तरह सम्मान भी नहीं दे सका। और कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को दिक्कत इस बात से होती है कि तेज प्रताप यादव से संजय यादव का चप्पल ढुवाया जा रहा था, चप्पल उठवाया जा रहा है। और चप्पल उठवाने का अर्थ केवल चप्पल उठाना नहीं होता है। चप्पल उठवाने का अर्थ वो सारी चीजें होती हैं जो कैमरे पर नहीं बोला जा सकता है। कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं। तेज प्रताप यादव आपकी बातों से तो सुमित जी ये लग रहा है, जिस तरीके की आप बातें कह रहे हैं, कि जैसे कि अगर तेजस्वी यादव की बात की जाए या तेज प्रताप यादव की बात की जाए या रोहिणी आचार्य की बात की जाए या लालू प्रसाद यादव की बात की जाए, ये पूरा जो लालू परिवार है, तो क्या इससे ये समझा जाए कि संजय यादव और रमीज, जिनके ऊपर ये रोहिणी आचार्य हमेशा से आरोप लगाती रही हैं कि इन्होंने पार्टी पर को ओवरटेक कर लिया है, कब्जा कर लिया है, तो क्या ये लालू परिवार पार्टी को चला रहा है या फिर ये दोनों चला रहे हैं? आखिर किस बात से, आखिर क्या वो मजबूरी है कि लालू परिवार के अंदर ही जो अंतर कला है वो मिट नहीं पा रही है और इन दोनों को ही सबसे ऊपर रखा जा रहा है, इनकी ही बात की जा रही है? न्यास भाई, सत्ता में समीकरण साधे जाते हैं और सत्ता के लिए सबसे पहले कुनबा होना चाहिए। उस कुनबे के नेता कौन? लालू प्रसाद यादव थे। लालू प्रसाद यादव के बीमार होने के बाद कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को तेज प्रताप यादव पर भरोसा नहीं रहा। और रही बात बहनों की, तो बहनों पर खास करके अगर बहनों के संदर्भ में अगर बात होती है तो आपने देखा कि सारण से जब रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही थी तो मुझे तो कई बार लगता है कि इनकी पार्टी के जो नेता हैं, खास करके तेजस्वी यादव, वो स्वयं नहीं चाहते थे कि उनकी बहन वहां से चुनाव जीते। और जिस तरीके की हरकतें सारण के मंच पर दिखाई दे रही थी, एक भाई अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता को उठाकर, वो ऐसा क्यों नहीं चाहेंगे सुमित जी? क्यों नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन चुनाव जीते? न्यास भाई क्यों नहीं चाहेंगे? ये सारी चीजें रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट से समझ में आ जाती। रोहिणी आचार्य जी के ट्वीट से नहीं समझ में आता है आपको कि किस तरीके से, इसके पहले का भी ट्वीट देख लीजिए ना, कि किस तरीके से चप्पल योजना के तहत बहन को पीट करके घर से बाहर निकालने का काम इन लोगों ने किया था। गर्दनिया पासपोर्ट योजना जिसको बोलते हैं ना, वो गर्दन में हाथ लगा के बाहर निकालना, उसको थोड़ा अगर गवई भाषा में, हमारी तरफ की भाषा में अगर बात करें तो बोलते हैं गर्दनिया पासपोर्ट दे दिया। तो गर्दनिया पासपोर्ट योजना से भाई को कैसे बाहर निकाला गर्दन में हाथ लगा के, वो नहीं दिखाई देता है। तेजस्वी यादव ने निकाला कि इनके आसपास के चट्टो बट्टों ने निकाला, और सारी चीजें तेजस्वी यादव की मालूम है इन दोनों, इनकी पार्टी के लोगों को। और उसी कारण से कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है पूरी की पूरी पार्टी। हरियाणा का व्यक्ति बिहार में आकर के उनकी पार्टी चला रहा है। बिहार की यादवों ने अगर वोट दिया है, जिसको वो अपना वोट बैंक मानते हैं, अब नहीं मानते। हमारा स्पष्ट रूप से मानना है कि हमारे पास कई नेता हैं जिनके कारण भारतीय जनता पार्टी को, हमारे जो यदुवंशी समाज के लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण में विश्वास करते हैं, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं। लेकिन जिनको ये अपना वोट बैंक मानते हैं, वो बताए ना कि उन्होंने किसको वोट दिया था? तेजस्वी यादव को वोट दिया था कि संजय यादव को वोट दिया? संजय यादव ने उनकी पार्टी पर कब्जा करके रख दिया, रमेश ने कब्जा करके रखा, सुनील सिंह का नाम आता है। तो कहीं ना कहीं, ये तो मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ, ये तो बहनें बोलती हैं। और किस तरीके से सारी चीजें पूरी मीडिया में दिखाई दी जाती हैं, किस तरीके से रोते हुए बहन रोहिणी जो है वो जा रही थी, वो भी तो सबने देखा है। और आज पार्टी में स और हाथ का जो खेल चल रहा है, वो भी सबको दिखाई दे रहा है कि ये गुट जो है वो मजबूत होता है तो दूसरा गुट उसको निकाल देता है।
जी, तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि रोहिणी आचार्य जो कुछ भी आरोप लगा रही हैं, ये वाक़ई में गंभीर हैं और सारण से वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, जिनमें वो हार गई थी और लगातार 2000 जब पिछला विधानसभा चुनाव बिहार में हुआ था और उस विधानसभा के चुनाव में जो करारी हार हुई थी और उस हार के बाद जो ठिकरा फोड़ा गया था और जिस तरीके से रोहिणी आचार्य ने ये आरोप लगाया था कि पार्टी को ओवरटेक कर लिया गया है, कुछ लोगों के द्वारा वही सब कुछ चला रहे हैं और जो भरोसेमंद कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। इस तरीके का आरोप लगा करके वो जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हुई थी, जिसमें वो रोती हुई दिख रही थी, मीडिया कर्मियों से बात करती हुई दिख रही थी। वो आरोप लगा रही थी कि उनका अपमान किया गया, उन्हें गालियां दी गई, यहां तक कि उनके ऊपर चप्पल भी उठाया गया, तमाम तरह के आरोप लगाए गए। और अब फिर एक बार फिर से जब सारण के एक प्रवक्ता को 6 साल के लिए निष्कासित किया गया, तो एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने अपनी पार्टी के खिलाफ बगावती बिगुल फूंका है, मोर्चा खोला है और ये कहा है कि ये इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए और वो अभी भी पार्टी में बनी हुई हैं और हमेशा इस तरीके की चीजों के खिलाफ वो आवाज उठाती रहेंगी। रोहिणी आचार्य ने जो कुछ भी आरोप लगाया है और आरजेडी को लेकर के जो कुछ भी सुमित शशांक ने कहा है कि पार्टी जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुकी है, आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं।